चराग उसने बुझा भी दिया, जला भी दिया, ये मेरी कब्र पे मंजर नया दिखा भी दिया। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। दुनिया के सभी धर्मों की तरह हिंदू धर्म में भी परोपकार यानी दूसरों की भलाई और दूसरों की मदद को सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। लेकिन जो पार्टी हिंदुत्व की राजनीति के सहारे सत्ता पर काबिज हुई और जनता को यही सपना दिखाया गया कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उस पार्टी के शासन में आलम यह है कि अब मदद करने वालों को सजा के काबिल माना जा रहा है। मोदी सरकार अपने विरोधियों को चुप कराने के या उन्हें परेशान करने के नए नए तरीके खोजती ही रही है, लेकिन इस बार तो उसने जनता की मदद को भी अपना विरोध मान लिया है। या ये भी कह सकते हैं कि मददगारों को प्रताड़ित करके सरकार ने कहीं ना कहीं ये स्वीकार कर लिया है कि जो काम उसे करना चाहिए था वो दूसरे लोग कर रहे हैं और इसीलिए अपनी नाकामी की सजा मददगारों को दी जा रही है। सरकार का ये व्यवहार धर्म के मुताबिक तो नहीं है, लेकिन यही मोदी सरकार की खासियत है कि वो हर काम को अपनी सुविधा के हिसाब से करती है और जहां उसे जरा सी भी दिक्कत होती है तो वहां पलटी मार जाती है। हिंदू धर्म और राजधर्म दोनों के हिसाब से सरकार को जनता की मदद करना चाहिए। सरकार को स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाना चाहिए। सरकार को जनता के सामने सही तस्वीर पेश करना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार इनमें से किसी भी पैमाने पर खरी नहीं उतर रही है। तो आज आईने की नजर से हम इसी बात की पड़ताल करेंगे कि आखिर कब तक सरकार देश को झूठ के सहारे चलाती रहेगी, देश को कब तक सरकार की नाकामियों का बोझ उठाना होगा। इन सवालों की पड़ताल से पहले एक जरूरी सवाल यह भी है कि भाजपा नेताओं की अनाप शनाप बयानबाजी को देश कब तक झेलता रहेगा। पहले यह बयान देखिए जो हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद से हटाए गए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोरोना वायरस को लेकर दिया है। उत्तराखंड के एक स्थानीय न्यूज चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस भी एक प्राणी है, हम भी एक प्राणी हैं, लेकिन वो प्राणी भी जीना चाहता है और उसे भी जीने का अधिकार है। आज हमने उसके लिए वैक्सीन बना दी तो उसने भी अपनी ताकत बढ़ा दी, उसके स्प्रेड करने की ताकत बढ़ी है। इसीलिए हमें भी इस वायरस से दूरी बनाकर चलना होगा। वो भी चलता रहे और हम भी चलते रहें, लेकिन हमारी चाल तेज होनी चाहिए ताकि वो पीछे छूट जाए। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोरोना वायरस के जीने के अधिकार के बारे में जो कहा उसे उन्होंने अपना दार्शनिक पक्ष बताया। अब जनता को भी दार्शनिक बनते हुए ऐसे भाजपा नेताओं की बुद्धि पर न तरस खाना चाहिए और न ही गुस्सा करना चाहिए, बल्कि सोचना चाहिए कि क्या ऐसी मूर्खता के लिए ही भाजपा को सत्ता सौंपी थी। मान लिया कि भारत में कई धर्म जीव हत्या को पाप मानते हैं, कई जीव जंतुओं की पूजा भी इसीलिए की जाती है ताकि इंसान प्रकृति से तालमेल बनाकर रखे। लेकिन एक तरफ आप अंधाधुंध पेड़ों की कटाई करें, नदियों को बर्बाद करें, पहाड़ों को खोखला करें और दूसरी ओर जानलेवा वायरस के जीने के अधिकार की मूर्खतापूर्ण व्याख्या करें, इसे कैसे सही माना जाए। और अगर एक अदृश्य वायरस के जीने के अधिकार को त्रिवेंद्र सिंह रावत इतनी तवज्जो देते हैं, तब तो पिछले 7 सालों में धर्म और जाति के नाम पर जितने निर्दोष लोगों की हत्याएं हुई हैं उन पर भी उन्हें अपनी बात रखनी चाहिए। देश जरूर सुनना चाहेगा कि इन बीते 7 वर्षों में लिंचिंग और धर्म के नाम पर जहर फैलाकर देश में जितनी हत्याएं हुई हैं उसके बारे में माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी क्या सोचते हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऐसा ज्ञान दिया हो। 2019 में उन्होंने कहा था कि गाय सांस लेते समय तो ऑक्सीजन लेती ही है, सांस छोड़ने में भी वो ऑक्सीजन छोड़ती है। उनका यह भी कहना था कि गाय को सहलाने से सांस से जुड़े हुए रोग ठीक हो जाते हैं, गाय के पास रहने से टीबी जो है बीमारी वो ठीक हो जाती है। गुजरात में कुछ लोग महामारी से बचने के लिए गाय के गोबर का लेप लगा रहे हैं और मध्य प्रदेश में मंत्री उषा ठाकुर यज्ञ के जरिए कोरोना दूर करने का दावा कर रही हैं। अब इसके बाद अंजामे गुलिस्ता क्या होगा ये समझना कठिन नहीं है। वैसे भारत के मौजूदा हालात पर फ्रांस की पत्रिका ने एक कटाक्ष किया है, जरा देखते हैं। धार्मिक रूढ़ियों और आस्थाओं को अपने कार्टून में निशाने पर लेने वाली फ्रांस की व्यंग्यात्मक पत्रिका शार्ली हेब्दो ने अब भारत के कोविड संकट में व्यवस्था की नाकामी को लेकर तंज कसते हुए एक कार्टून छापा है। शार्ली हेब्दो ने 28 अप्रैल को मेडिकल ऑक्सीजन पर एक कार्टून प्रकाशित किया था। शार्ली हेब्दो के कार्टून में तंज है कि भारत में करोड़ों देवी देवता हैं, लेकिन कोई ऑक्सीजन की कमी पूरी नहीं कर पा रहा। इस कार्टून पर सोशल मीडिया में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। सुमित कश्यप नाम के एक यूजर ने इस कार्टून को ट्वीट करते हुए लिखा है कि शार्ली हेब्दो मानवता की सेवा में अहम काम कर रही है, सवाल पूछे जाने चाहिए, भले वे आहत करने वाले हों।
इससे ही हम मानवता को आगे बढ़ा सकते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वकील ब्रजेश कलप्पा ने इस कार्टून को ट्वीट करते हुए बीजेपी को निशाने पर लिया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है, बीजेपी आईटी सेल ने तब खुशी मनाई थी जब शार्ली हेब्दो ने इस्लाम को हल्के फुल्के अंदाज में पेश किया था, और अब तो शार्ली हेब्दो का तंज और उस पर उठते सवाल सरकार को चुभ रहे होंगे। वैसे इस वक्त सरकार इतनी नाजुक है कि उसे कोई भी बात चुभ जाती है। न विरोधियों के सवाल सरकार को पसंद आते हैं और न ये पसंद आता है कि उसके हिस्से का काम कोई और करे। चली है रस्म की कोई न मदद को आगे बढ़े। इस वक्त भारत का हाल कुछ ऐसा ही है। इसीलिए पप्पू यादव से लेकर श्रीनिवास बीवी तक सरकार को खटकने लगे हैं। बिहार में भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी के एम्बुलेंस कांड को उजागर करने वाले पप्पू यादव को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पहले कहा गया कि लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन हुआ, और जब पुलिस को अपनी गलती समझ में आई कि लॉकडाउन के उल्लंघन पर गिरफ्तारी नहीं हो सकती, तो 32 साल पुराने एक मामले को आधार बना दिया गया। हालांकि ऐसा करके बिहार पुलिस ने अपनी और अदालत दोनों की छवि पर बट्टा लगाया है। पप्पू यादव को 32 साल तक पुलिस क्यों नहीं पकड़ सकी, जबकि वे संसद से लेकर अपने प्रदेश तक हमेशा सक्रिय दिखे। जाहिर है कि नीतीश कुमार ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए पप्पू यादव को मोहरा बनाया, या ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मात देने के लिए पप्पू यादव पर चाल चल रहे हों। उनकी गिरफ्तारी से अगर यादव वोट बैंक बढ़ता है और पप्पू यादव के साथ यादव वोटर्स की सहानुभूति जाती है, तो इसमें तेजस्वी को नुकसान होगा और नीतीश कुमार के लिए आसानी होगी। बहरहाल एक राजनीतिक चाल बिहार में चली गई, दूसरी दिल्ली में चली गई। कुछ दिनों पहले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिना नाम लिए कांग्रेस के कुछ लोगों के अच्छा काम करने की तारीफ की थी। उनका इशारा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी की तरफ था, जिन्होंने महामारी के मरीजों के लिए पूरे देश में ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर प्लाज्मा तक पहुंचाने का काम किया। लेकिन दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने उनसे पूछताछ की कि वो ये सब कैसे कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक उच्च न्यायालय ने कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं और अन्य सामग्रियों के वितरण में शामिल नेताओं से दिल्ली पुलिस को पूछताछ करने और अपराध के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने को कहा था। उच्च न्यायालय के निर्देशों की तामील करते हुए ही कई लोगों के खिलाफ जांच की जा रही है। तो अच्छा है कि दिल्ली पुलिस ने अदालत के हुक्म की तामील की, लेकिन क्या मोदी सरकार भी अदालती आदेशों को लेकर गंभीर है? क्योंकि बीते दिनों कई हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक ने ऑक्सीजन सप्लाई, प्रवासी मजदूरों के भोजन और वैक्सीनेशन को लेकर कई आदेश सरकार को दिए हैं, लेकिन सरकार उन्हें पूरा करने की जगह हाई लेवल मीटिंग करते ही दिखती है। और जहां जिम्मेदारी की बात आ रही है, वहां सिस्टम के कंधे पर नाकामियों का बेताल बिठा दिया जाता है। इसीलिए नाकामियों पर जब भी सवाल करो तो सरकार बेताल की तरह गायब हो जाती है। मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, यानी न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन, ये मोदी सरकार का मंत्र था। 2019 में एक समाचार चैनल को दिए एक इंटरव्यू में इस बारे में बताते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि अब तक मैंने केवल 1 घंटे में लगभग 12 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मैं मानता हूं कि एक होटल चलाने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। आपने देखा होगा कि हम धीरे धीरे विनिवेश कर रहे हैं। मोदी जी होटल नहीं चलाने से लेकर अस्पताल न चलाने और यहां तक कि पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था की जिम्मेदारी से अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। इसीलिए उन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के बजाय बीमा आधारित स्वास्थ्य प्रणालियों को आगे बढ़ाया। आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं जमीनी स्तर पर कहीं नजर नहीं आ रही हैं। नजर आ रहे हैं तो केवल इलाज के लिए दर दर भटकते मरीज और निजी अस्पतालों के लालच का मकड़ जाल। यही हाल लॉकडाउन के कारण प्रवासी मजदूरों का हो रहा है। समाज सेवी संस्था एक्शन एड ने 10,000 से अधिक मजदूरों पर एक सर्वे किया है, जिसके मुताबिक 89% श्रमिकों को सरकार से कोई राहत नहीं मिली है। केवल 10% से थोड़े अधिक को कुछ लाभ मिला है। बाकी बचे हुए को या तो सिविल सोसाइटी समूहों, ट्रेड यूनियनों और व्यक्ति या अन्य सामाजिक समूहों से राहत प्रदान की गई है। तो एक्शन एड जैसी कई और संस्थाएं इस कठिन समय में बड़ा सहारा हो सकती थीं, लेकिन मोदी सरकार के पिछले साल बनाए गए एक कानून ने अब गरीबों और जरूरतमंदों तक मदद पहुंचने में अड़चन पैदा कर दी है। पिछले साल मोदी सरकार ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रजिस्ट्रेशन एक्ट यानी FCRA में संशोधन किया था, जिस वजह से कई NGOs के हाथ बंध गए हैं।
सितंबर 2020 में विदेशी सहायता नियमन अधिनियम 1976 में सरकार ने संशोधन किया था, जिसके मुताबिक एनजीओ और परोपकारी संस्थाओं को काम शुरू करने से पहले एफसीआरए के तहत रजिस्टर होना होगा। विदेश से अगर कोई भी फंड आता है तो दिल्ली में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के किसी ब्रांच के अकाउंट में डालना होगा। एनजीओ दूसरे सहकारी संस्थानों को विदेशी मदद नहीं दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। सरकार ने एफसीआरए कानून में ये कहते हुए संशोधन किया था कि इससे जवाबदेही और पारदर्शिता आएगी। मोदी सरकार और सरकार के चहेते कॉरपोरेट सेक्टर तो 135 करोड़ जनता की परवाह करते नहीं दिख रहे, और दूसरी ओर यूरोप और अमेरिका की दानदाता संस्थाएं अगर भारत की जनता की सहायता भी करना चाहें तो सरकार की विदेशी चंदे वाली एनजीओ विरोधी नीतियां आड़े आ रही हैं। अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन, सेंटर फॉर एडवांसमेंट ऑफ फिलैंथ्रोपी, नेशनल फाउंडेशन ऑफ इंडिया, चैरिटीज एंड फाउंडेशन ऑफ अमेरिका और सेंटर फॉर सोशल इम्पैक्ट एंड फिलैंथ्रोपी जैसे संगठनों ने इस बात की शिकायत की है। कई संगठनों ने भारत में अस्पताल खोलने के लिए धन भेजा, लेकिन वो यहाँ तक पहुँचा ही नहीं। एनजीओ सेक्टर से जुड़े कई अनुभवी लोगों का कहना है कि सरकार चाहती है कि अब विदेशी दानदाता संस्थानों का पैसा किसी समाज सेवी संस्था की बजाय पीएम केयर फंड को जाए। हालांकि इन फंड की जवाबदेही और पारदर्शिता का आलम देश देख रहा है। पीएम केयर फंड से कई राज्यों में सप्लाई किए गए वेंटिलेटर और दूसरे उपकरणों में भारी गड़बड़ियां पाई गई हैं, और अब जाकर सरकार ने इसका संज्ञान लिया है। हालांकि इसे सुधारने में सरकार कितना वक्त लगाएगी, कहा नहीं जा सकता। तो कोरोना की इस सुनामी से जनता की बुरी तरह तबाही हुई है। सरकार चाहती तो इस तबाही को रोक सकती थी, लेकिन उसकी जगह वो तीसरी लहर का डर दिखा रही है। तीसरी लहर जैसी कोई चीज है भी या नहीं, ये अभी दावे के साथ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना तय है कि सरकार इसे रोकने की वाहवाही जरूर लूटना चाहेगी। सरकार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है दरअसल कि जिन नदियों के किनारे भारत की महान सभ्यता विकसित हुई, उन किनारों पर अब इंसानी शरीर दफन हो रहे हैं। इंसानों को असमय इस दुनिया से न जाना पड़े, ऐसी कोई कोशिश सरकार ने नहीं की। अलबत्ता दाह संस्कार के नए तरीके इजाद करने पर अपनी पीठ जरूर थपथपा रही है। दरअसल आईआईटी रोपड़ में दाह संस्कार का ऐसा तरीका तैयार किया गया है जिसमें लकड़ी के इस्तेमाल के बाद ही भी धुआं नहीं होगा। दाह संस्कार में लकड़ी भी कम लगेगी। ये सिस्टम एक छोटी गाड़ी की तरह होगा। इसे एक से दूसरी जगह पर ले जाना आसान होगा। पर्यावरण के लिहाज से ये इनोवेशन अच्छा है, लेकिन सरकार ने इस वक्त इसका प्रमोशन किया तो अब उसकी थू थू हो रही है। लोग सोशल मीडिया पर नाराजगी जतला रहे हैं कि सरकार लोगों को जिंदा रखने की कोशिश तो नहीं कर रही, अलबत्ता उनके दूसरी दुनिया में जाने का इंतजाम पक्का जरूर कर रही है। खैर, शायर कमल जलालवी ने ठीक ही फरमाया है कि शुक्रिया ए कब्र तक पहुंचाने वालों शुक्रिया, शुक्रिया ए कब्र तक पहुंचाने वालों शुक्रिया, अब अकेले ही चले जाएंगे इस मंजिल से हम। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।